शहजाद साहब, ये NFC इजलास में सूबों के हिस्से में इजाफा या कमी दोनों सूरतों में क्यों ज़रूरत है? सियासी मफादात, रियासती मफादात, या फिर कहा जाए कि हालात का तकाजा है? देखिए, जो डिविजिबल पूल है, जो कि NFC जहाँ से अलॉट होता है, जो सूबों में तकसीम किया जाता है और फेडरल गवर्नमेंट के पास भी जो बचता है, बजट आता है, उसका जब 57% सूबों को चला जाएगा, चारों सूबों को, और सिर्फ 42% रह जाएगा वफाक के पास, और वफाक की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम कर्ज़े अदा करे सालाना, वो डिफेंस को लेके चले, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पूरे मुल्क में आपका कहीं ना कहीं पे ज़रूरत होती है, उसको भी लेके चले। इस हद तक कि K4 पाइपलाइन, कराची की जो पाइपलाइन है, वो भी ज़िम्मेदारी वफाक ने उठाई हुई है, यानी सिंध सूबा वो भी करने से कासिर है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो वफाक जिसको अपने चलाने के लिए 6000 अरब सालाना चाहिए कर्ज़ की शक्ल में और कर्ज़ की शक्ल में, वो पहला कर्ज़ भी अदा करे और कर्ज़ भी ले अपने आप को कायम रखने के लिए, डिफेंस को चलाने के लिए। तो उस वक्त का क्या होता है कि तमाम बैंकों से इस वक्त हमारे बैंक जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि वो एक बेहतरीन टर्म्स के ऊपर जो पैसा है वो फेडरल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वफाकी हुकूमत को देते हैं। क्या होता है कि वो जो ड्राई अप हो जाती हैं रिसोर्स जो कि प्राइवेट सेक्टर को जानी चाहिए, आम आदमी के लिए जो बिजनेस मैन है उसको पैसा नहीं मिलता, आपकी मईशत डाउन से डाउन तर जाती जा रही है। ये पहला असर है इस स्ट्रक्चर का जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। दूसरा स्ट्रक्चर और दूसरा असर क्या है? 42%, कुछ 50 भी कहते हैं, कुछ 45 भी कहते हैं, आपकी जो आवाम है वो पॉवर्टी लाइन से, गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। इस हद तक आ गए। हम 20-25 पे होते थे, अब वहाँ से 42 पे आ गए। क्या वजह है? कि पैसा जाता है लेकिन इस्तेमाल सही जगह नहीं हो रहा, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा सूबों के अंदर। इस बहस को छोड़ दीजिए कि सूबे छोटे होने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स क्यों नहीं है, ये नहीं है। जो पैसा जा भी रहा है उसको वो भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, उसकी भी मुनसिफाना तकसीम नहीं होती। इसलिए गुर्बत की शरह कहाँ से कहाँ जाती जा रही है। और कहा यह जाता है कि इस वफाक को चाहिए कि अपनी मईशत को बढ़ाए। कैसे बढ़ाए जबकि वो कर्ज पे चल रही है? उसके पास तो बड़ा अपनी मईशत बढ़ाने की कोई और गुंजाइश नहीं रहेगी। जितना टैक्स आपने करना था आम आदमी को करके वसाइल पैदा करने के लिए कर लिया। मेरा ख्याल है इससे होता ही है कि जब बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के जब गैर मुनसिफाना तकसीम देखते हैं तो वहाँ पे एक एलियनेशन पैदा होती है। लाहौर आते हैं, बड़े शहर में आते हैं, देखते हैं वाह क्या सड़कें हैं, क्या यहाँ पे आराइश और नुमाइश है। और फिर अपने इलाकों को जब कंपेयर करते हैं, चाहे वो जहाँ के रिमोटेस्ट पंजाब के हों, सिंध के हों, बलूचिस्तान के, आपने बलूचिस्तान से कभी आवाज़ सुनी है किसी की कोई ये वहाँ की गवर्नमेंट शोर मचाए कि हमें वसाइल नहीं चाहिए? आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पे उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाना शुरू हुआ। इसलिए नहीं होता कि उनको कोई मसला नहीं है जितने पैसे आ रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारा काम तो हो नहीं सकता। तो मेरा हाल है वो आपको फिर क्लर्कों के या सेक्रेटरियों के घरों में से मिल जाता है पैसा। लेकिन आपको ये आवाज़ KP के अंदर से आवाज़ आएगी, क्योंकि उनको जब आपने फाटा के डिस्ट्रिक्ट में लाए तो शायद आपने उस प्रोपोर्शन में उनका बजट नहीं बढ़ाया। आपने पंजाब को बहुत बजट दिया, आपने सिंध के अंदर खामोशी है, वो कहता है हमारे पैसे को हाथ मत लगाना। तो ये मसाइल हैं जो कि आपको इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। मेरा ख्याल है जो फार्मूला जो कम से कम मैंने आज की अखबार में पढ़ा है, बेहतरीन एक इंसेंटिवाइज करता है। वो कहता है पॉपुलेशन की बुनियाद पर 60 से 72%, उसमें कहीं ना कहीं एग्री कर जाएंगे किसी ना किसी जगह पे। वो कहता है 10% पॉवर्टी एलिवेशन। तुम्हारे इलाके में कितनी पॉवर्टी है उसके लिए मैं 10% के अंदर से तुम्हें वो पॉवर्टी एलिवेशन का बड़ा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, फॉरेस्ट कितना तुम लोग क्रिएट कर रहे हो, 7% उसका मिलेगा। उसके बाद टैक्सेस कितने अपने जब पैदा करते हो 10% उसके अंदर आएगा। इस किस्म की जो इंसेंटिवाइजेशन है, मेरे ख्याल में ये एक बुनियादी वो ऐसी चाबी है जो कि गालिबन हमारे सूबों को मजबूर करेगी कि अपने तौर पे हिलो, कुछ अपने लिए महसूलात करो। और जो मुनसिफाना तकसीम के लिए सिर्फ और सिर्फ छोटे सूबे, लोकल गवर्नमेंट्स जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक हम ये मुनसिफाना तकसीम नहीं कर पाएंगे। वरना जो ट्राइबल एरियाज का जो बंदा है वो हमेशा महसूस करेगा कि उसके पास वो सहूलियतें नहीं हैं, और इसलिए फिर जो दहशत गर्दी के मसले और बाकी चीज़ें, सिक्योरिटी के जो मामला होते हैं, तो ये छोटी बात नहीं है NFC का कोई नारा लेके। मेरे ख्याल है इससे एक हमारी सिक्योरिटी के डायनामिक्स के ऊपर असर पड़ता है जिसको कि हमें एड्रेस करने की जरूरत है। तो बिल्कुल ये जायज़ बात है, अच्छी बात है कि इस पर बहस स्टार्ट हो। ठीक हो गया जी। रज़ा रूमी साहब, क्या ये जो अवार्ड के ऊपर बहुत बात भी हो रही है, रिजर्वेशंस भी मौजूद हैं, सूबों की भी हैं, अपनी अपनी आवाज़ उठाई जा रही है, यहाँ जितनी डिबेट हुई, आपके ख्याल में सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा, सियासी कशीदगी बढ़ेगी? क्या वैसा माहौल है जब 7वां NFC हुआ था? क्या आप समझ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इत्तफाक हो जाएगा स्मूथली इस मामले पर? आयशा, ये वसाइल की तकसीम हमेशा एक सियासी सवाल होता है, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मसला जो है वो फेडरलिज्म का रहा है। अव्वल दिन से ये जो तफावत थी मरकज़ और सूबों में, उसी को हमने देखा
کہ وہ مختلف ادوار میں وہ ایک پرابلم بنا. پہلے 1 یونٹ بنایا گیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ابھی موجودہ چھوٹے صوبے ہیں وہاں پر کس طرح کے خیالات نے جنم لیا. پھر بنگال کی پوری تاریخ, مشرقی بنگال کی, ایسٹ پاکستان کی, وہ بھی سب کے سامنے ہے. ان کا بھی کیا مطالبہ تھا کہ صوبائی خود مختاری اور جو وسائل جس جگہ سے جنریٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. یہ 18ویں ترمیم نے ان مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے ایک اتفاق رائے سے یہ فارمولا مرتب کیا تھا, اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں. مگر بہت سی ایسے اقدامات تھے, کچھ کا بھی ذکر بھی ہوا, جو کہ صوبوں نے پھر کرنے تھے تاکہ یہ وسائل جو ہیں نیچے عوام تک پہنچے. مثلا ایک مقامی حکومتوں کا قیام تھا سب سے پہلے, تو وہ نہیں ہوا, آپ کے سامنے ہے. پھر بہت سی منسٹریز جن کو ڈیوالو کیا تھا ان کو دوبارہ سے ری سینٹرلائز کر لیا گیا. ابھی بہت سی ایسی وزارتیں دوبارہ سے وجود میں آ گئی ہیں جو کہ 18ویں ترمیم میں صرف صوبوں کے حوالے تھی. اور رفتہ رفتہ یہی جو پارٹیز ہیں جو بھی اقتدار میں ہیں, انہوں نے ہی انہی کے ادوار میں ایک ایک کر کے دوبارہ سے ری سینٹرلائزیشن ہوئی ہے. اور وفاق نے یہ بھی کرنا تھا کہ اس نے اپنا اخراجات جو تھے وہ کم کرنے تھے. اب جب آپ مزید وزارتیں دوبارہ بنا لیں گے اور جو آپ کی لاس میکنگ کارپوریشنز ہیں پبلک سیکٹر میں, جو کہ 1 کھرب روپے سے زیادہ, اب تو نمبرز بھی بڑھ گئے ہیں اس بجٹ میں, وہ جاتے اب سفید ہاتھی جو پالے ہوئے ہیں وہ بھی انہی ٹیکسز کی مد میں پل رہے ہیں, تو ان کا بندوبست نہیں کیا وفاق نے. کتنے سال ہو گئے, 2010 میں یہ ہوئی تھی, 15 سال کے بعد آج دوبارہ وہی مسئلہ درپیش ہے. اس لیے وفاق کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی فارمولا, کوئی بھی ایوارڈ جامد نہیں ہوتا, اس میں تبدیلی جو ہے اور تغیرات جو ہیں وہ سیاست اور سماجی حالات کے مطابق دیکھے جاتے ہیں. لیکن وفاق نے کیا کیا ہے ابھی تک اپنے اخراجات کم کرنے کے, ان کو بڑھائے جاتے ہیں. اور یہ اگر یہ فارمولا جو ری ڈرا ہو رہا ہے اس وقت, یہ اب ایک ضرورت بھی بن چکی ہے. اور ضرورت اس لیے, اس میں جو ریزنز دیے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ ان کی کسی نہ کسی حد تک ویلیڈیٹی ہے, لیکن سب سے بڑا ایشو جو اس وقت درپیش ہے وہ پاکستان کے جو دفاع کا معاملہ ہے مشرقی اور مغربی سرحدوں کے اوپر. وہاں پر وفاق یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وسائل کی جو ہے کمی ہے اور وہ اس کو فکس کیا جائے. اور یہی بنیادی وجہ, اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں کئی حکومتی زعما. اور یہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ معاملہ یہ سموتھلی ہوگا, اتنا سموتھ نہیں ہوگا, اور یقیناً اس میں کشیدگی بھی بڑھے گی, لیکن یہ ہو جائے گا کیونکہ جس طرح کا ابھی سسٹم بن گیا ہے اس میں جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی بار کہ اس میں سب لوگ جو ہیں وہ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر وہ زیادہ شور مچاتے ہیں تو پھر پورا جو سسٹم ہے وہ گرتا ہے, اور وہ گرے گا تو پھر نقصان سبھی کا ہوگا. تو احتجاج کرتے ہوئے سب یہ کہیں نہ کہیں درست ہو گیا رضا رومی صاحب.